जय हिंद प्यारे छात्रों, भाषा संगम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कक्षा 10वीं इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी कविता का प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ, क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लें, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट अर्थात फायर एंड आइस कंपोजर बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कंप्लीट समरी हमने प्रस्तुत किया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, भावार्थ समझाने की कोशिश किया है। तो पिछला वीडियो अवश्य देख लें। यदि पहली भांति आप पोएम को समझेंगे तभी प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो अब चलते हैं प्रश्नोत्तर में। फायर एंड आइस का पहला क्वेश्चन, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत से आइडियाज हैं, बहुत सी मान्यता है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आप भी मानते हैं कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया नेस्तनाबूद हो जाएगी। इसके साथ एक क्वेश्चन और है, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। क्या आपने उस स्थिति का अंदाजा किया है कि यदि सूरज जो धड़कता हुआ गोला है वह उसका तापमान और बढ़ता चला जाए, मतलब और धड़कना शुरू कर दे, तो क्या होगा। या इसके ठीक उल्टा, यदि यह धीरे 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 धड़कना इसका कम हो जाए, ठंडा हो जाए, ठंडा होता चला जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो आते हैं प्रश्न में। क्या आप, पहला क्वेश्चन है, आप भी मानते हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो उत्तर है एस, I also hold belief like common people that the world will end someday। हाँ, जन सामान्य की तरह मैं भी विश्वास रखता हूँ कि दुनिया एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। But I can't say when will happen so। लेकिन ऐसा कब होगा, 10 वर्ष 50 वर्ष में होगा या हजारों करोड़ों वर्ष में होगा, लाखों वर्ष में होगा, ये कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है। It may take crores of years, या करोड़ों वर्ष भी लग सकता है। अगला इसी दूसरा पार्ट में है इसी का कि यदि सूरज का टेम्परेचर बढ़ता चला गया या घटता चला गया तो इन स्थितियों में होगा क्या संसार का। द वर्ल्ड विल एंड इन बोथ द कंडीशंस इफ द सन ग्रोज हॉटर और कोल्डर। दोनों स्थितियों में दुनिया समाप्त हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी, यदि ये सूरज और धधकता गया तो, और गर्म होता गया तो भी, या ठंडा होता गया, तापमान नीचे गिरता गया तो पर भी। वजह, ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू टॉलरेट द हीट। आदमी की बात हो, जानवर की बात हो, प्लांट्स की बात हो, तो सबके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, एक सीमित शक्ति होती है टेम्परेचर को सहने की, चाहे तो उच्च तापमान की बात हो, चाहे तो न्यूनतम तापमान की बात हो। इफ द हीट ऑफ द सन इंक्रीजेज इट विल बर्न एवरीथिंग। यदि सूरज का तापमान और बढ़ गया तो हर चीज जला के राख कर देगा। द वाटर बॉडीज विल स्टार्ट टू बॉयल। जो वाटर बॉडी है, रिवर है, पॉन्ड है, ओशंस हैं, ये सब के सब लेक्स हैं, सब के सब बॉयल करना शुरू हो जाएंगे। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स एंड प्लांट्स etc ऑल लिविंग बीइंग्स विल कम टू एन एंड। ऐसी स्थिति में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबका अंत हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति, यदि ठंडा हो जाए तो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द सन ग्रोज कोल्डर all the living beings will die। On the other hand, the sun grows colder। दूसरी तरफ
सूर्य अधिक और शीतल होते चला गया, अर्थात टेम्परेचर कम होता गया, तो ऑल लिविंग बीइंग्स विल डाई, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब के सब डाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन सच केस ऑल द वाटर बॉडीज विल फ्रीज, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, समुद्र है, नदी नाले हैं, पौंड हैं, लेक हैं, सब के सब फ्रीज कर जाएंगे। वी विल गेट नो वाटर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स विल डाई इन एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी के अभाव में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब के सब समाप्त हो जाएंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स can't sustain their life in temperature if temperature degrades too much। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना जिंदगी नहीं बचा सकते, नहीं सरवाइव कर सकते अपनी जिंदगी यदि अति से ठंडक हो जाए, अर्थात टेम्परेचर -100, 200, 300 डिग्री में चला जाए, खत्म हो जाएगा, उतना जाने की जरूरत ही नहीं है, 60-70 ही काफी है। फॉर फ्रॉस्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस, जो पोएम का टाइटल है फायर आइस, ये किस चीज के द्योतक है? Here are some ideas, यहाँ कुछ आइडिया दिया हुआ है, इसे पता कीजिए कौन फायर है कौन आइस है। तो जरा शब्दों को जरा जान लें। ग्रिट, लोभ, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, संघर्ष, इनसेंसिटिविटी या संवेदनशीलता, एवरिस, ग्रिड, लोभ, लालच, फ्यूरी, क्रोध, रेत, कोल्डनेस, ठंडक, शीतलता, शीतलता यहां रूखापन है, क्रुएल्टी, क्रूरता, इंटॉलरेंस या सहनशीलता, इंडिफरेंस, उदासीनता, लस्ट, हवस, वासना, रिजिडिटी, कठोरता, हैट्रेड, घृणा, नफरत। अब देखते हैं फायर एंड आइस स्टैंड फॉर डिफरेंट एरियाज फॉर फ्रॉस्ट, however both are the factors to end the world। फायर और आइस दोनों अलग अलग एरिया हैं और ये दोनों काफी हैं, दोनों ही फैक्टर्स हैं फ्रॉस्ट के अनुसार, अर्थात कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार ये दोनों फैक्टर्स दुनिया को एंड करने के लिए सक्षम है। फायर स्टैंड्स फॉर वार्स, फायर द्योतक है युद्धों का, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हैट्रेड एंड जेलसी, और आइस द्योतक है किस चीज का? घृणा का, ईर्ष्या का। अब इसको दो कैटेगरी में रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सबका अर्थ बता ही चुके हैं, फ्यूरी, एवरेज, लस्ट, ग्रिड, ये फायर के द्योतक है। इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, क्रुएल्टी, इंडिफरेंस, आइस के द्योतक है। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, बहुत छोटा है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझ। व्हाट इज द, इस प्रश्न को जानने के लिए पहले अपनी पुस्तक निकाल लें, कविता में आए। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की, इस कविता की अर्थात फायर एंड आइस की राइम स्कीम क्या है, तुक योजना क्या है? हाउ डू इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? पोएम में इस तरह का कंट्रास्टिंग, विरोधाभासी चीज को
प्रस्तुत करने में ये राइम स्कीम किस तरह से मदद करते हैं। इस प्रश्न को अर्थात तीसरे प्रश्न को समझने के लिए प्लीज ओपन द बुक, रीड द पॉइंट। सामने रखें अब किताब को। द राइम स्कीम ऑफ द पॉइंट इज, राइम स्कीम ये है, राइम स्कीम तुक योजना, अर्थात राइमिंग कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे होता है उसके आधार पर। तो देखिए पहला लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अंत में आया फायर, फायर को हमने ए मान लिया। दूसरी पंक्ति है सम से इन आइस, आइस उसका उच्चारण अलग से ऐसा हो रहा है, इसको हमने बी मान लिया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर आ गया, अर्थात फायर और डिजायर सेम राइमिंग हो रहा है, तो यही रहा। आई ऑलवेज दोज हु फेवर फायर, फायर ये भी ये हो गया, कैसे, फायर डिजायर आयर एक जैसा राइमिंग हो रहा है, इसलिए ये बी ये, अर्थात दूसरी पंक्ति में आइस आया। अब दूसरे संजय में आते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस इसको हमने बी मान लिया। दूसरा असंजय का दूसरा पंक्ति, आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हाइट, हाइट इसको सी मान लिया। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन इज आइस, आइस जो किसके जैसा मिला, ट्वाइस आइस एक जैसा राइमिंग हो रहा है, इसके जैसा उच्चारण हो रहा है। फिर अगला इज ऑल्सो ग्रेट, अंत में आ रहा है ग्रेट, हेड जैसा हो रहा है इसलिए आ गया सी आ गया। इज अल हाँ एंड वुड सफाइस, सफाइस और इसमें मिला था तीसरा में, तीसरी पंक्ति में आइस, आइस और सफाइस एक जैसा हो गया, इसलिए क्या हो गया यूपी हो। तो ये हुआ राइम स्कीम। अब देखते हैं, ये प्रश्न ये भी था कि यदि कंट्रास्टिंग एरिया ये प्रस्तुत करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है पोएम पर। द वर्ड द पोएट इफेक्टिवली यूजेज राइमिंग टू कंट्रास्ट फायर एंड आइस इन पोएम, प्रिडिक्टिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड आइदर ड्यू टू फायर और आइस। कवि बड़े प्रभावकारी ढंग से राइमिंग का अर्थात राइम स्कीम का प्रयोग करता है कंट्रास्टिंग एरिया को, विरोधाभासी विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। फायर आग, आइस कोल्ड एक आग को धधकाने वाला, आग ही है टेम्परेचर बढ़ाने वाला, एक आइस है जो कोल्डनेस लाने वाला है। प्रिडिक्टिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये प्रिडिक्ट करते हैं दोनों चीजों से कि दुनिया का एंड होगा, आइदर ड्यू टू फायर और आइस, चाहे तो वह फायर से एंड होगा या तो फिर आइस से होगा। तो इस तरीके से इस पोएम का प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, पार्ट पार्ट करके पूछा जा सकता है, तो जैसे पूछे प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।